स्टूडेंट्स, हमने बताया था अभी आपको कि डूअर और नॉन डूअर। तो डूअर का हमने जो लिविंग था, लिविंग में डूअर कर्मक क्या उसके बारे में बताया, जो कि हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अभी हमने बताया पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं कि पैसिव वॉइस लिविंग होता क्या है। हम टेंस में और वॉइस में खो जाते हैं, रियलिटी क्या उसका पता नहीं चलता है। तो जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो नॉन लिविंग नॉन डूअर जो कर्मक होता है। और स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनता है, हम बनाते चले आ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी थर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट में हो तब हम इसको इज आर में लगा कर बना देते हैं। जैसे हमने बनाया, ये तो हमने स्ट्रक्चर पूरा बना दिया, आपका जितना वॉइस होता है उससे अकॉर्डिंग बनाया। किसके कारण, जैसे सब्जी बिकती हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, भवन रंगे जाते हैं, भवन रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड हो जाता है। तो उसी हिसाब से हम जितने भी वॉइस होते हैं नॉन लिविंग में, जो किसी के द्वारा होते हैं, जो हम डायरेक्टली बोल देते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश के तहत। सब्जी बिकती थी, वेजिटेबल्स वह जो होती है, इसलिए मैंने सबको एक ही में रख दिया। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप आराम से लिखिए कि जो नॉन डूअर होता है उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट इज एम आर भी थर्ड होता है, उसी तरह वाज वर्क हो जाता है। कंटिन्यूअस लेंगे तो बीइंग को ऐड कर देते हैं, भी थर्ड हो जाता है। भीतर मतलब कि जस्ट हम उसको बोलने के लिए यूज करते हैं। बिक रही है, बिक रहा था, सब्जी बिक रही थी, सब्जी बिक रहा था, वो जा चुका था, वो कर लिया था। इस हिसाब से हमने सबको डिवाइड कर लिया था। सब्जी बिक रही है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बिक रही थी, वेजिटेबल्स वेयर सोल्ड। हमने क्यों लगाया कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा वर्ब प्लूरल होता है। हमने बहुत पहले आपको डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इट जस्ट लाइक स्पोकन हो गया आपका टेंस में, कि अकॉर्डिंग टेंस के हिसाब से आप बोल सकते हो। वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुका था, शी हैड बीन ईटेन, वो गया, वो जा चुका। हमने स्ट्रक्चर को बनाया ताकि इस सारे स्ट्रक्चर आपने लिखिए और इसको बनाइए और खुद से बोलिए। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब कैसे करते हैं, इसका क्या रोल होता है। कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम बता नहीं पाते, समझ नहीं पाते स्टूडेंट्स, जो हमारी मिस्टेक होता है। हम बताने का प्रयास करेंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और फिर प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया और फिर वर्ब आया प्लस अदर वर्ड, हम अदर वर्ड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम बताएं कि ऑब्जेक्ट जो होता हमारा वो कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम अगले वीडियो में बना के बताए थे, आपको बता दिया जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आया, दो वर्ब आया, तीन वर्ब आया, तो इसमें मेन वर्ब का रोल क्या होता है। तो हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर ये वर्ब होता है तो पहला वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब। 24 हमारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं। जब वर्ब पढ़ोगे फाइनाइट में तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब, प्राइम एक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब 24 हमारे होते हैं। इज एम आर, बी की फॉर्म, हैज की फॉर्म, हैड की फॉर्म, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव, हैड, सेल, जितने भी सारे सब 24 एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो इसी एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसी एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो टेंस में इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अब बात फंसा भाई, मेन वर्ब क्या है, इसके बाद मेन वर्ब का एक भाई, जिससे जैसे एग्जाम्पल समझिए, किसी घर में एक जो गार्जियन होता है वही काम करता है जिससे मेन वर्ब करते हैं। उसके नीचे नौकर हो चाहे और अदर हो, उसका कोई कंट्रीब्यूशन, वो भी कार्य करता है, लेकिन मेन वर्ब काम कौन होता है, एक गार्जियन होता है, एक भाग होता है। उसी तरह टेंस में जो मेन वर्ब काम को होता है, सारा कार्य का फोकस्ड मेन वर्ब पड़ता है। जो अदर वर्ब होते हैं उसको
उस वर्ब को कोई लोकेशन नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता, उसके पास कोई पावर नहीं होता है। पावर किसके पास होता है? मेन वर्ब का। तो सारे कार्य का जो जोर पड़ता है वो सिर्फ मेन वर्ब पर पड़ता है। तो जो अगला लास्ट होता है अदर वर्टिकल में, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। इसको आप शॉर्ट में MV लिख सकते हैं, मेन वर्ब आपको हो गया। अब बात फंसा है भाई कि सिर्फ मेन वर्ब कैसे बनाएं? अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो वर्ब अदर वर्ड हो, तो उसी को हम एक्सिलरी, चाहे वो एक्सिलरी हो चाहे हेल्पिंग वर्ब है, उसी को हम मेन वर्ब मान लेते हैं। तभी हमारा ये एक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, तब इसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं, अन्यथा ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। प्रैक्टिकल एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए आप जान लो क्या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेना है, लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली since 2010। अब हमको ध्यान देना भाई, इसमें कोई पूछते हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कि मैं रह रहा हूँ दिल्ली में 2010 से। मैं कब से रह रहा हूँ? 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो खर्च दिमाग आना चाहिए कि जब दो ये भी तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, एक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, ये भी तुम्हारा है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये तुम्हारा मेन वर्ब कहलाए। क्या कहलाएगा? ये मेन वर्ब। क्योंकि रह रहा हूं, मैं कहाँ रह रहा हूं, है जब इसका कोई कार्य में जीरो हो गया। जो कार्य का जोर किससे पड़ा? रहना। मैं कहाँ रहता हूं? दिल्ली में। कितने से? 2010 से। तो कार्य का जोर कहाँ पड़ा? लिविंग, रहना। और मेन वर्ब आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब देखो इसमें क्या है, ना हेल्पिंग वर्ब है ना एक्सिलरी वर्ब है, अब सिर्फ है, लेकिन बस एक ही वर्ब शो कर रहा है। तो जब एक ही वर्ब शो किया, इस वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। इफ ड्यूरिंग इन योर एग्जामिनेशन टाइम, प्रैक्टिकल टाइम्स कोई पूछता है, आप समझा सकते हो, लिख सकते हो, बता सकते हो। आगे मैं टेंस, टाइम और टेंस को डिफाइन करूंगा कि होता क्या है, इसको हमने जन्म कैसे टेंस हुआ इसके बारे में समझाया। दैट्स ऑल।